हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संसद को पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे संसद की शक्तियाँ। संसद की शक्तियों को कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है विधि निर्माण। विधि निर्माण, इसको हम विधायी शक्ति भी बोल सकते हैं। विधायी शक्ति, विधि निर्माण या विधायी शक्ति। इसमें संसद का मुख्य काम क्या होता है? इसमें संसद का मुख्य काम होता है कानून बनाना। तो संसद का मुख्य काम होता है कानून बनाना। अब संसद कानून किस प्रकार बनाती है? तो देखो, संविधान और संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची में कुछ सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर हम संसद की शक्ति पढ़ रहे हैं, तो जिसमें संघ सूची का उल्लेख आएगा और समवर्ती सूची का भी उल्लेख होगा। संघ सूची के जो विषय हैं कितने हैं? 97। और समवर्ती सूची के कितने विषय हैं? 47। तो इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। कि संघ सूची के जो विषय हैं उन पर और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद कानून बना सकती है। हालांकि समवर्ती सूची पर कानून राज्य की सरकार या राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के कानून में अंतर होता है, दोनों के कानून अगर विपरीत होते हैं, संसद का कानून अलग होता है, राज्य का कानून अलग होता है, तो ऐसी स्थिति में किसका कानून मान्य होता है? संसद का कानून ही मान्य होता है। कौन सी विषय पर? समवर्ती सूची के विषय पर। तो इस प्रकार से संघ सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद कानून बनाती है। इसके साथ में एक विषय होता है अवशिष्ट विषय, और ये जो अवशिष्ट विषय है इस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो भी किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। तो संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय पर कानून भारत में कौन बनाता है? संसद कानून बनाती है। इसके अलावा आपातकाल की बात करें तो आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर भी, राज्य सूची का जो विषय है उस पर भी कानून बनाने की शक्ति किसे मिल जाती है? संसद को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसद का मुख्य काम ही क्या है? कानून बनाना। कि संपूर्ण देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद कानून बनाता है। और इसमें संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्ति और आपातकाल में भी संसद राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो पहला बिंदु हमने पढ़ा विधि निर्माण या विधायी शक्ति। दूसरा बिंदु हम पढ़ते हैं वित्तीय शक्ति या धन विधेयक। वित्तीय शक्ति या धन विधेयक पारित करना।
तो संसद और कौन कौन से काम करती है, तो हम बात करें वित्तीय शक्ति। देखो वित्त बोला जाता है किसको, पैसे को। अब होता है क्या है, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री क्या करता है, संसद के सामने बजट पेश करते हैं। तो प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से संसद के सामने क्या रखा जाता है, बजट रखा जाता है। बजट किसे कहते हैं कि वार्षिक आय व्यय का विवरण। तो वार्षिक आय व्यय का जो विवरण है उसको बोलते हैं हम बजट। अब ये बजट जब तक संसद के माध्यम से स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक सरकार किसी भी प्रकार से सार्वजनिक कार्यों पर क्या खर्च नहीं कर सकती है, धन या पैसा खर्च नहीं कर सकती है। तो सरकार को ये अधिकार मिलता है कि सरकार सार्वजनिक कार्यों पर धन खर्च करे, पैसा खर्च करे। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के माध्यम से प्रतिवर्ष क्या रखवाया जाता है, संसद के सामने बजट रखवाया जाता है। और ये बजट रखता कौन है, ये बजट वित्त मंत्री के माध्यम से रखा जाता है। और जब संसद बजट को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है तो फिर सरकार सार्वजनिक कार्यों पर धन खर्च कर सकती है, अन्यथा सरकार सार्वजनिक कार्यों पर धन खर्च नहीं कर सकती है। तो एक तो हो गया वित्तीय शक्ति। इसी को हम दूसरे रूप में अगर पढ़ें तो उसमें आता है धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक पारित करना। अब ये धन विधेयक क्या होता है, तो देखो सरकार क्या करती है, सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है। और टैक्स से सरकार को क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। तो सरकार के माध्यम से जो टैक्स लगाया जाता है और उससे सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो धन विधेयक कहलाता है। अब ये धन विधेयक के संबंध में कुछ नियम हैं कि एक तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आता है 109। अनुच्छेद 109 क्या कहता है, धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण। क्या अनुच्छेद 109 कहता है, धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, या इसको हम बोल देते हैं धन विधेयक की प्रक्रिया। अब ये जो धन विधेयक है इसके बारे में कुछ नियम ये बना हुआ है कि सर्वप्रथम धन विधेयक को संसद के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये जो धन विधेयक है इस धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ पर लाया जाएगा, लोकसभा में, कि संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो धन विधेयक सबसे पहले कौन से सदन में आएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा में इसे सर्वप्रथम प्रस्तुत नहीं किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है किसकी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेकर के धन विधेयक को सर्वप्रथम किस में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 109, जो कहता है धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, कि धन विधेयक सर्वप्रथम कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 110 अनुच्छेद
अनुच्छेद 110 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो विधेयक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर किताब की बात करें तो विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण विधेयक, एक कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। और तीसरा है धन विधेयक। तो अपने कोर्स में 3 प्रकार के विधेयक दे रखे हैं, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। एक और होता है वित्त विधेयक। साधारण विधेयक की बात करें तो इनको देखो, कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन अगर संयुक्त बैठक का आयोजन होता है साधारण विधेयक को लेकर के, तब राज्यसभा की तुलना में शक्तिशाली कौन हो जाता है? लोकसभा शक्तिशाली हो जाती है। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति समान है, दोनों की शक्ति बराबर है। अगर एक सदन संविधान संशोधन विधेयक को निरस्त कर देता है, स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सदन द्वारा अगर वो पास भी हो चुका है तो भी क्या माना जाएगा? रद्द माना जाएगा। तीसरा जो आया धन विधेयक, इस धन विधेयक की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तुलना में शक्तिशाली कौन है? लोकसभा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके बाद में राज्यसभा मात्र कितने दिन? 14 दिन। लोकसभा जब धन विधेयक को पास करके किसके पास भेजती है? राज्यसभा के पास भेजती है। तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन अपने पास रख सकती है। अब इन 14 दिन में अगर राज्यसभा ने उस पर क्या नहीं की? चर्चा नहीं की, तो उसी रूप में स्वीकृत माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसे क्या किया है? स्वीकृत किया है। पहला काम तो ये। अगर मान लो इन 14 दिन में राज्यसभा उस पर विचार करती है, किस पर? धन विधेयक पर, और उसमें कुछ संशोधन के सुझाव भेजती है, तो ये संशोधन के सुझाव किसे स्वीकार होने चाहिए? ये लोकसभा को ये सुझाव स्वीकार होने चाहिए। अन्यथा जिस रूप में लोकसभा ने धन विधेयक को स्वीकृत करके राज्यसभा के सामने भेजा था, उसी रूप में ये स्वीकृत मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि हर तरीके से शक्तिशाली कौन हुआ इसमें? लोकसभा शक्तिशाली हुई। राज्यसभा मात्र कितने दिन विलंब कर सकती है, कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन विलंब कर सकती है। तो ये जो धन विधेयक है, अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको परिभाषित करने का काम किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का। अगर साधारण विधेयक और लोकसभा अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि नहीं विधेयक धन विधेयक है, तो वो इसे साधारण विधेयक को भी कैसा घोषित कर सकता है? धन विधेयक घोषित कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ किसी भी प्रकार से धन विधेयक को परिभाषित करने का काम किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का। और उनका निर्णय ही क्या माना जाता है? अंतिम माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा कि धन विधेयक को परिभाषित कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक सर्वप्रथम कौन से सदन में प्रस्तुत होगा? तो सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत होगा। और धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी।
दूसरे पॉइंट को पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा अपना बिंदु है संविधान संशोधन का कार्य। देखो संविधान में क्या करना है, हमें संशोधन करना है। तो संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, कि संविधान में जो परिवर्तन करना है उसी को क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन। अब ये बदलाव किस प्रकार से हो सकता है कि संविधान में अगर कोई प्रावधान जोड़ा हुआ है, या तो संविधान से ये संविधान, इसमें कोई प्रावधान जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, तो उसे भी क्या बोलेंगे, संविधान संशोधन। या उससे संविधान से किसी प्रावधान को हटाना है तो उसे भी क्या कहा जाएगा, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन का जो महत्वपूर्ण कार्य किसके माध्यम से किया जाता है, संसद के माध्यम से किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, तो संविधान का अनुच्छेद 368 उसमें किसका उल्लेख है, संविधान संशोधन का। ये संविधान संशोधन जो है वो हमने कौन से देश से अपनाया है, दक्षिण अफ्रीका। इस संविधान में संशोधन का कार्य हमने कौन से देश से अपनाया है, दक्षिण अफ्रीका। ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में जो है, इसमें किस प्रकार से संविधान में संशोधन होता है, इसमें कितनी प्रक्रियाएं हैं, 2 प्रक्रियाएं हैं। एक विशेष बहुमत, संसद का कैसा बहुमत, संसद का विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में संसद के दोनों सदनों का, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है, पृथक पृथक बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना बहुमत, 2/3 बहुमत, उसे बोलते हैं विशेष बहुमत। तो उस विशेष बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। इसमें सेकेंड जो प्रक्रिया आती है वो आती है विशेष बहुमत आधे राज्यों की स्वीकृति। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति। तो सेकंड जो प्रक्रिया इसमें आती है वो आती है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति। ये विशेष बहुमत भी सबसे पहले किसका होगा, संसद का, कि संसद किसी विधेयक को अपने विशेष बहुमत से पास कर देगी। उसके बाद में ये विधेयक किसके पास जाएगा, ये विधेयक जाएगा राज्य में जो विधानमंडल हैं, राज्य विधानमंडल, कि राज्यों के जो विधानमंडल हैं उन विधानमंडल के पास में विधेयक को भेजा जाएगा। और अगर उसमें से आधे राज्य क्या प्रदान कर देते हैं, उस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, तो वो विधेयक क्या हो जाता है, संविधान में संशोधन हो जाता है। तो वो आधे राज्यों की स्वीकृति मिलने के बाद में विधेयक जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से संविधान में क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है। पहली वाली प्रक्रिया में मुख्य रूप से भूमिका किसकी होती है, संसद की ही भूमिका होती है। और दूसरी वाली प्रक्रिया में भी ये जो संशोधन है उसमें मुख्य शक्ति किसे दे रखी है, संसद को दे रखी है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसमें शक्तिशाली कौन हुआ, इसमें शक्तिशाली हुई संसद। राज्य विधानमंडल, राज्य के जो विधानमंडल हैं उन्हें यह अधिकार नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम वो पास करें और उसके बाद में ये विधेयक किसके पास आएगा, संसद के पास आएगा। तो पहले संसद प्रस्तुत करे, संसद पास करेगी और उसके बाद में ये विधेयक किसके पास जाएगा, राज्यों के विधानमंडलों के पास जाएगा। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन का जो कार्य है वो हमने कौन से देश से अपनाया है, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद में दे रखा, अनुच्छेद 368। कितनी प्रक्रियाएं हैं इसमें, 2 प्रक्रियाएं दे रखी हैं, एक विशेष बहुमत के माध्यम से। विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन कौन करेगा,
संसद करेगी। और इसके अलावा जो है वो है विशेष बहुमत आदि राज्यों की स्वीकृति। और इसमें मुख्य भूमिका किसकी होगी? पहले तो संसद की होगी और संसद के बाद में किसकी होगी? राज्य विधानमंडल की। तो इस प्रकार से जो संशोधन होता है उसमें ज़्यादा भूमिका संसद की होने के कारण ये शक्ति किसकी मानी गई है? संसद की शक्ति। तीसरे बिंदु के बाद में हम पढ़ेंगे चौथा बिंदु, निर्वाचन संबंधी शक्ति। कि संसद तो निर्वाचन संबंधी शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अब निर्वाचन का मतलब क्या होता है? निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। कि संसद को चुनाव से संबंधित शक्ति भी प्राप्त है। तो संसद चुनाव करती है, तो संसद से अभिप्राय संसद के सदस्य किसमें भूमिका निभाते हैं? चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है? 54 में। फिर अनुच्छेद 66 की बात करें, अनुच्छेद 66 में उल्लेख है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। दोनों की हम बात कर लें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद के सदस्यों की। तो संसद के सदस्य मिलकर के किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। फर्क ये है कि राष्ट्रपति को चुनना है तो संसद के कैसे सदस्य? तो संसद के निर्वाचित सदस्य। थोड़ा सा अंतर है कि इसमें संसद के जो सदस्य भाग लेंगे, कौन से सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो संसद के निर्वाचित सदस्य किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। उपराष्ट्रपति को भी कौन से सदस्य चुनते हैं? तो संसद के निर्वाचित और निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत। यहाँ पर दो की बात होगी। इस प्रकार से संसद के सभी सदस्य, तो निर्वाचित और मनोनीत दो प्रकार के सदस्य होते हैं किसमें? संसद में। और ये जो सदस्य हैं वो किसको चुनते हैं? उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति को संसद के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, उपराष्ट्रपति को संसद के सभी सदस्य जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आते हैं वो सदस्य चुनते हैं। तो संसद को शक्ति प्राप्त है, निर्वाचन संबंधी शक्ति। इसके बाद में अगला जो अपना बिंदु है वो है प्रशासनिक शक्ति या फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण। कि प्रशासनिक शक्ति या कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये शक्ति भी किसके पास है? संसद के पास है। देखो, कार्यपालिका से अभिप्राय किससे है? मंत्री परिषद। कार्यपालिका से अभिप्राय किससे है? मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसद में भी जो दो सदन हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, इन दोनों में से
मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा में से किसका निर्माण होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। जो भी सरकार चुनी जाती है वो कहाँ से चुनी जाती है? लोकसभा से चुनी जाती है। इसलिए मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो एक प्रकार से सभी सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो संसद किसको कंट्रोल करती है? कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। अब किस प्रकार से कर सकती है? देखो, ये जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, तो हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से अगर पढ़ें तो एक तरफ तो सरकार जिसकी होती है या मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ विपक्ष होता है। तो कुछ प्रस्तावों के माध्यम से संसद जो है वो मंत्रिपरिषद की शक्ति पर क्या लगाती है? अपना अंकुश लगाती है, अपना नियंत्रण लगाती है, ताकि मंत्रिपरिषद जो है या सरकार के जो सदस्य हैं वो सदस्य अपनी निरंकुश शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकें। तो संसद उन्हें रोकती है। अब इसमें कौन कौन से प्रस्तावों के माध्यम से संसद मंत्रिपरिषद की शक्ति को रोकने का प्रयास करती है? तो एक होता है प्रश्नकाल, कि मंत्रियों से उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछकर उनकी शक्ति को नियंत्रित करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। शून्यकाल में क्या होता है कि अल्प सूचना देकर के मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, शून्यकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर सिर्फ यह है कि प्रश्नकाल में तो पहले सूचना दी जाती है और शून्यकाल में अल्प सूचना देकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नकाल का जो समय माना गया है वो भारतीय समय अनुसार 11 बजे का माना गया है। तो 11 बजे से लेकर शुरुआती जो 1 घंटे का समय होता है वो प्रश्नकाल का माना गया है। उसमें संसद के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। शून्यकाल का जो समय है वो 12 बजे से लेकर के अगला जो 1 घंटे का समय है वो माना गया है। इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से संसद के सदस्य मंत्रिपरिषद की शक्ति पर क्या लगाते हैं? अपना अंकुश लगाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव हैं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? ध्यानाकर्षण, कि सार्वजनिक महत्व के कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लेकर के सरकार सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार का ध्यान खींचने के लिए सार्वजनिक बिंदुओं पर, सार्वजनिक महत्व के विषयों पर विपक्षी जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव लाते हैं। उस प्रस्ताव को बोलते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व पर, सार्वजनिक महत्व के बिंदुओं पर लाया जाता है। तो सार्वजनिक महत्व के जो मुद्दे, इन पर लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा जैसे स्थगन प्रस्ताव है, या इसी का दूसरा नाम है काम रोको प्रस्ताव, इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद की शक्ति पर क्या लगाया जाता है? अंकुश लगाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है? आकस्मिक घटना पर, आकस्मिक जो घटना है उस घटना पर सदन में जो कार्रवाई चल रही है, सदन जो है, संसद जो भी काम कर रही है, उस संसद के कार्य को स्थगित करके और आकस्मिक बिंदु पर, आकस्मिक घटना पर क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है। तो ये हो गए स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। इसके माध्यम से भी
मंत्रिपरिषद की शक्ति या सरकार की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा एक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ऐसी अवस्था में लाया जाता है जब विपक्षी पार्टी को लगता है, लाता कौन है? विपक्षी पार्टी। तो विपक्षी पार्टी ऐसा प्रस्ताव तब लाती है जब विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास क्या नहीं है? बहुमत नहीं है। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को गिराने का प्रयास किया जाता है, सरकार को समय पूर्व हटाने का प्रयास किया जाता है, ताकि विपक्षी पार्टी मिलकर के किसका निर्माण कर ले? सरकार का निर्माण कर ले। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी लेकर के आती है। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद में सत्ता पक्ष के माध्यम से संसद के सामने क्या रखा जाता है? अपना विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव लेकर कौन आता है? प्रधानमंत्री लेकर के आते हैं। तो प्रधानमंत्री के माध्यम से विश्वास प्रस्ताव के बाद में एक प्रस्ताव लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव, जिसमें प्रधानमंत्री सदन में मतदान के माध्यम से अपना क्या साबित करते हैं? बहुमत दर्शाते हैं कि सरकार के पास क्या है? बहुमत है। अगर विश्वास प्रस्ताव असफल हो जाता है, इसका मतलब कि सरकार समय पूर्व सरकार को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। तो सरकार को पद त्याग करना पड़ेगा अगर वो सदन में क्या प्रस्तुत नहीं कर पाए? बहुमत प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो इन सभी प्रस्तावों के माध्यम से, इन सभी कार्यों के माध्यम से विपक्षी पार्टी जो है वो सरकार की शक्ति पर क्या लगाती है? अपना नियंत्रण लगाती है, अपना अंकुश लगाती है। ये हुआ प्रशासनिक शक्ति या कार्यपालिका पर नियंत्रण। और अंतिम जो बिंदु आता है अपना, वो आता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति से क्या अभिप्राय है कि संसद जो है कदाचार एवं अक्षमता, तो न्यायिक शक्ति में संसद जो है कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर न्यायाधीशों को समय पूर्व किससे हटा सकती है? पद से हटा सकती है। तो जो भी न्यायाधीश हैं, अगर वो अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनका आचरण दूषित हो गया है, पैसे लेकर के या भ्रष्टाचार करके वो कार्य कर रहे हैं, और या फिर शारीरिक रूप से असमर्थ है, अक्षम है, तो ऐसी स्थिति में समय पूर्व उनको पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अगर संसद के दोनों सदन अपने विशेष बहुमत से अगर ऐसा प्रस्ताव पास कर देते हैं, तो राष्ट्रपति के माध्यम से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसे? न्यायाधीशों को। तो राष्ट्रपति के माध्यम से न्यायाधीशों को, जिस न्यायाधीश के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव आया है, उसे समय पूर्व पद से हटा दिया जाता है। तो ये न्यायिक शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, जिसमें न्यायाधीशों को समय पूर्व पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है, अगर संसद उस प्रस्ताव को पास कर देती है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को समय पूर्व किससे हटा देता है? पद से हटा देता है। तो ये शक्ति भी कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा संसद की शक्तियाँ, कि संसद कौन कौन से काम करती है, कौन कौन से संसद के अधिकार हैं, शक्तियाँ हैं, उन पर हमने चर्चा की है। Please subscribe YouTube channel, share and like it.